जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज आपका जीके जीएस में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हैदराबाद में बदला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए कि सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हैदराबाद में बदला था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद तुगलक ने। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर बदला था? तो हैदराबाद में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। आर्थिक नियोजन ये किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना है, आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। सितारा देवी का संबंध किससे है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कथक नृत्य से। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से। कथक नृत्य कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। याद रखिएगा। गरबा पूछे कहाँ का है? तो गुजरात का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, अब इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इस संपत्ति के अधिकार को रखा गया है आर्टिकल 300A में। ध्यान रखना है। आगे देखिए, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या होगा? समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर बताइए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। आगे देखिए, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है?
चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है किसके द्वारा चुना जाता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इसका सही जवाब है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ओम बिरला क्या है, कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ पर होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। भारत में केंद्र सरकार को गिराने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये कहाँ पर पारित होता है? तो साथियों याद रखिएगा, ये लोकसभा में पारित होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अविश्वास प्रस्ताव को कहाँ पर पारित किया जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए है 35 वर्ष। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय ने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये कौन था? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? तो याद रखना है सती प्रथा पर प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। और इसमें सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और आपको यहाँ से ध्यान रखना है हिंदू विधवा विवाह जो कानून ये आया था, ये किसके समय में आया था? क्वेश्चन बनता है तो डलहौजी के समय में आया था। और ये कानून पास किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। दोनों फैक्टों को ध्यान रखना है। आया था डलहौजी के समय में, लेकिन ये कानून पास कब किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिल्ली पूछे किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यमुना नदी। बिहार की राजधानी पटना पूछे किस नदी के किनारे है, तो ये भी गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है?
तो अभी हमने आपको बताया यमुना नदी के तट पर है दिल्ली शहर। और यमुना नदी की बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तो इस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर बताइए। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम धातु। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, समुद्र जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। समुद्र जल को किस प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया है आसवन विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आसवन विधि। कांच होता है। चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। कांच क्या होता है? तो साथियों कांच जो है ये एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कांच क्या होता है? एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पर पाया गया है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो साथियों ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोहनजोदड़ो में। लोथल की बात करें ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर बताइए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। तो साथियों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछे तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? चलिए आंसर बताइए। किस पशु का अवशेष जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं घोड़ा, गाय, हाथी इन सभी का हुआ है, जबकि शेर का कोई भी अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? चलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो प्यारे साथियों ऋग्वेद की बात करें इसमें कितने सूक्त हैं? तो याद रखिएगा 1028 सूक्त है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो किस शासक ने किया था?
तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। पाल नरेश धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और एक पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसे भी ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो साथियों पिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और इसकी रचना किस भाषा में किया गया था? तो सही जवाब है पाली भाषा में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो साथियों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहिंसा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है जो कि महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है बोध गया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा कुशीनगर या फिर कुशीनारा में। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्यारे साथियों कनिष्क की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? याद रखिएगा पुरुषपुर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? यानी भारतीयों के लिए जो महान रेशम मार्ग है इसको किसने आरंभ करवाया था? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने आरंभ करवाया था। और इसी कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन? चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें यह वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? यानी कि प्राचीन भारत में बताना है किस शासक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुषाण वंश के शासकों ने। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब क्या है? कालिदास ने लिखा था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कालिदास। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,